हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। आज इस सेगमेंट में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल, सेल थ्योरी, टाइप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या तो वो लिविंग है या तो हमारे पास है नॉन लिविंग। जो लिविंग होती हैं उनमें सेल प्रेजेंट होते हैं। अब हो सकता है कि उनमें एक ही सेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इन एनिमेट। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। इन एनिमेट बोला जाता है जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हम बात करेंगे आपके सेल के बारे में। जो सेल है, अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके पास सेल है, भले ही एक हो चाहे मल्टीपल सेल्स हो। सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो भी पूरी बॉडी बनती है वो सेल मिलकर बनाते हैं। सेल मिलते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू क्या करेंगे? आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन धीरे धीरे एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा हमारे पास आती है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल हमारी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो, स्टोरेज हो, फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट हमारे पास बायोमॉलिक्यूल हो, ये सारा काम सेल का होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट। अब सबसे पहले जो सेल को नाम दिया गया था या सबसे पहले जो सेल के बारे में बोला गया था वो थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक डेड सेल को देखा था बार्क ऑफ ट्री में। जो ट्री का बार्क होता है उसमें उन्होंने डेड सेल को देखा था और उन्होंने सबसे पहले एक नाम दिया था सेल। सेल का मतलब होता है एक तरह का चैम्बर। एक छोटे छोटे चैम्बर्स दिख रहे थे उनको अपने माइक्रोस्कोप में, और इसीलिए उन्होंने नाम दिया था इसे सेल। तो अब उसके बाद जो एंटोन वॉन लेवेनहिक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को देखा था, और जो हमारे पास एंटोन वॉन लेवेनहुक थे उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक जो पॉन्ड वाटर था उसको स्टडी किया था और उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। उसके बाद हमारे पास एक और फेमस साइंटिस्ट थे, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन। ये अभी आपने रॉबर्ट हुक हो गए, एंटोन वॉन लेवेनहुक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, इन तीनों के बारे में आप पहले से जानते हैं। लेकिन जो जी.एन. रामचंद्र है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट है। इनका नाम भी जो मेंशन है, जो हमारा ये सेल चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन पेज पे। इस बार जो नीट के पेपर में देखा गया है कि जो इंट्रोडक्शन पेज है उससे भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो हमें हर एक चीज को अच्छे से स्टडी करना होगा। तो जो जी.एन. रामचंद्रन थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उन्होंने प्रोटीन जो ली थी स्टडी करने के लिए, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वो प्रोटीन थी कोलेजन। और जो कोलेजन प्रोटीन है ये ट्रिपली हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिपली हेलिक्स, डबल हेलिक्स जैसे डीएनए का होता है, ऐसे इस तरह से ट्रिपली हेलिक्स होता है जो कोलेजन प्रोटीन का होता है। और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी थी, कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, इसका पूरा श्रेय जाता है जी.एन. रामचंद्रन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्केल्डन और एक थे श्वान। स्केल्डन बॉटनिस्ट थे और जो हमारे पास श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो 1838 में स्केल्डन ने सबसे पहले बोला था कि जितने भी हमारे पास प्लांट सेल एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ बोली थी। उसके बाद श्वान ने 1839 में भी सिमिलर चीज़ बोली, पर उन्होंने ये एनिमल्स को बोली थी कि एनिमल सारे हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। बाद में इन दोनों ने ही सेल थ्योरी को फॉर्म किया। तो सेल थ्योरी क्या थी कि इन्होंने बेसिकली बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी वो होगी सेल। तो सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर ये बात बोली थी। तो सबसे पहली जो लाइन सेल थ्योरी में हम डालते हैं वो बोलते हैं कि जो सेल होता है इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले ये बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं या सेल का ही प्रोडक्ट हैं। तो ये इनकी लैंग्वेज थी, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। उसके बाद
1855 में। डेट्स अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन साइंटिस्ट आपको पता होने चाहिए। तो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने एक और टर्म बनाई। बेसिकली ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में बहुत ज़्यादा उस वक्त था कि ये सेल बन कैसे रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये तो पता चल गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन सेल कहाँ से आ रहे थे। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी थी, दैट इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम किससे बने? एक स्पर्म सेल था और एक था ओवम सेल, जिसको हम एग सेल बोलते हैं। ये दोनों मिक्स हुए, इन दोनों ने क्या बना दिया? जाइगोट। ये दो सेल पहले से ही थे। ये जाइगोट अब माइटोटिकली डिवाइड करेगा और एक फुली डेवलप बेबी डेवलप कर देगा 9 मंथ में। तो हमारे पास ये जो से तो जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं, कोई नया नहीं बना है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले टर्म दी थी ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसको भी फिर सेल थ्योरी में जोड़ा गया। तो अब सेल थ्योरी में हम 2 लाइन्स लिखते हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखी गई है। पहले लिखेंगे कि जो सेल होता है वो एक बेसिक, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो एक बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, और हमारे पास कैसी आती है? स्ट्रक्चरल यूनिट है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास की जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं। तो ये सेल थ्योरी की 2 लाइन्स है, तो आपने याद रखना है। अब तक जो भी पढ़ा है उसे रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। या तो जो भी होगा, जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। लिविंग सेल्स में हमारे पास क्या होते हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट होते हैं। या तो उनके पास एक सेल प्रेजेंट होगा तो हम उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, या तो उनके पास बहुत ज़्यादा सेल होंगे तो उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि ये सारा काम यही परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में बात रॉबर्ट हुक ने की थी, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। देन एंटोन वॉन लेवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और एक जीएन रामचंद्र थे, उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर बताई थी कोलेजन प्रोटीन की, जो कि ट्रिपली हेलिक्स थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्केल्डन और श्वान ने दी थी, जिसको मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने। और हमारे पास 2 लाइंस निकल के आई थी सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी, जो सेल होता है वो सबसे बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पर सिंपल इंट्रोडक्शन मिल गई चैप्टर की। अब हमारे पास आगे आता है वो है हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स जो सेल की हैं। अब हमने ये तो बोल दिया एक सेल होगा तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, 2 सेल होंगे तो उसे 2 से ज़्यादा, या 2 होंगे तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। लेकिन ये जो सेल है ये भी 2 टाइप का होता है, ये एक टाइप का नहीं है। पहला जो सेल हमारे पास है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। इनको, और जिन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ये सेल होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ सेल होता है हमारे पास यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और हमारे पास जो कैरियन, दिस इज कैरियोट, इस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वैसे ही हमारे पास यहाँ यू है, यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते थे, और जिनके सेल्स के पास, आपके पास नया बिल्कुल न्यूक्लियस था, उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कि कौन न्यू न्यूक्लियस होगा, कौन प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, बेसिकली ये जो था इसका बेस था हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे न्यूक्लियस को हम न्यू या प्रिमिटिव बोलेंगे। तो जिन न्यूक्लियस के पास, बेसिकली जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिस सेल के पास, वो हमारे पास होगा यूकैरियोटिक सेल। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, उनका डीएनए बीच में ऐसे ही एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज है, उसे हम बोल देते थे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल थोड़े से आपके पास कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है वो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कुछ जो हमारे पास आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी है। तो जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ये है, वो होंगे हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, या जो बैक्टीरिया लाइक हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। और अगर हम बात करें ये कौन से किंगडम में आते हैं, तो ये सारे आते हैं मोनेरा में। ये आपने याद रखना है, यूनिसेलुलर
प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम अंडर किंगडम मोनेरा। ये सारे के सारे। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी होते हैं। तो जिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हैं वो सारे के सारे होंगे प्रोटिस्टा में आएंगे। यानी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है वो आएंगे प्रोटिस्टा में, और बाकी जो मल्टी सेलुलर बचे हमारे पास हो गए हायर फंजाई, हमारे पास हो गए एल्गे जो हायर ऑर्डर के हैं, और उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे के सारे जाएंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे। तो ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक आपके प्लांट सेल का लिया है और दूसरा एनिमल सेल का लिया है, और ये हमने लिया है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। तो अब दोबारा देखिए, हमारे पास दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं या यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका पास सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है वो सारे के सारे जाते हैं किंगडम मोनेरा में, और जिनके पास सिंगल सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनका सेल यूकैरियोटिक है तो वो सारे के सारे जाएंगे प्रोटिस्टा में। हमारे पास जो लोअर मेंबर ऑफ एल्गीज होते हैं वो वहाँ रहते हैं, जो सिंगल सेल वाले एल्गी हैं वो प्रोटिस्टा में जाते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हायर एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में जाएंगे। तो इस तरह से हम सेल को क्लासीफाई करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इतना फ़र्क क्या है। पहला तो मैंने आपको फ़र्क बताया कि बेसिकली हम इनको क्लासीफाई कौन से बेसिस पे करा है। पहला बेस था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो प्रोकैरियोट कहलाए, जिनके पास नहीं थी वो यूकैरियोट कहलाए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक है, आप देख रहे हैं यहाँ तुम दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी होगी, और हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास यूकैरियोट में भी होगी। दोनों के पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन चीज़ है यहाँ लिखा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है, ये डीएनए है, पर डीएनए के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है, तो इसीलिए हम इसके न्यूक्लियस को प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं कहते, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो कायदे से डीएनए इसके पास भी है और इनके पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, इसके पास भी है, इनके पास भी है, तो हम बोलेंगे कि इनके पास भी दोनों के पास डीएनए है। तो ये हमारे पास आ रही हैं सिमिलैरिटीज़। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास हैं, डीएनए भी दोनों के पास है। फिर हमारे पास आते हैं ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर या जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास हैं, ठीक है, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसमें भी राइबोसोम्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो हम डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास है ऑर्गेनली जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। हम बोलते हैं, एक बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 9th क्लास से, कि जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं और प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती। तो ऐसी ऑर्गेनली जिनके बाहर कोई ना कोई मेम्ब्रेन लगी होती है, जैसे ये देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो डबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। हमारी गोल्गी बॉडीज के बाहर मेम्ब्रेन होती है। तो जिनके पास भी हमारे पास ऐसा मेम्ब्रेन सिस्टम है वो सारे के सारी ऑर्गेनलीज कहाँ होंगी, यूकैरियोटिक सेल में होंगी। और जो दूसरे हमारे होंगे जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है वो दोनों के पास हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन थी जो हमारे पास आता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है जो कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों के पास होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास रहती है, डीएनए भी दोनों के पास होता है, चाहे प्रो हो चाहे यू हो, राइबोसोम्स होते हैं दोनों के पास, बट जो ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं वो नहीं प्रेजेंट होती। और हमारे पास एक और जो सबसे बेसिक मैंने डिफरेंस बोला कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, बेसिकली इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और इनके पास जो होता है यूकैरियोट सेल के पास, इनके पास अपना प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक हम कवर करेंगे साइज। तो साइज हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये नीट में पूछा जा सकता है, और हमारे एग्जाम्स में भी हमें 1 मार्क में एमसीक्यूज में या कुछ ऐसा भी आ सकता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं साइज का। तो जो कॉमन साइज हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ प्रोकैरियोट है, दूसरी तरफ में यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट का जो साइज होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर तक, इतना है, इतना बहुत छोटा साइज होता है इनका। यूकैरियोट का साइज वेरी कर सकता है
10 to 20 माइक्रोमीटर तक। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास होगा प्रोकैरियोट, वो हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन। इनको ये होता है 0.3 माइक्रोमीटर का। और माइकोप्लाज्मा की ही कैटेगरी के अंडर, यानी माइकोप्लाज्मा की ही जो सब ब्रांच के अंडर आता है PPLO, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर मेजर किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, ये इनका जनरल साइज है। लेकिन माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रोप्लाज्मा के अंडर ही एक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। यूकैरियोट में भी 10 to 20 माइक्रोमीटर तक साइज वेरी करेगा। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो इनका जो साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर तक। तो इनका साइज हमारे पास 7 माइक्रोमीटर तक रहता है। अब हम बात करेंगे शेप्स की। तो जो साइज और शेप के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं आपके पास रेड ब्लड सेल्स। इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है और वाई कनकेव। बेसिकली ये डंबल शेप होते हैं, जैसे देख रहे हैं आप। देखो यहाँ से भी है कनकेव और यहाँ से भी कनकेव है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाई कनकेव सेल्स। तो हमारे पास ये अंदर से, देखो यहाँ डिस्क बनी होती है, अंदर से ये धसा हुआ होता है, इसलिए इसे कनकेव सेल बोलते हैं। तो हमारे पास ये होते हैं राउंड होंगे और वाई कनकेव होंगे। दूसरे हमारे पास होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जिन सेल्स की कोई शेप नहीं हो जाती है, उनको कोई शेप नहीं है जिनके पास, उनको हम बोलते हैं अमीबॉइड शेप। आड़ी तिरछी शेप है, कोई पता है नहीं कौन सी शेप है। तो जो शेपलेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमीबॉइड। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी अमीबॉइड शेप होती है। उसके बाद देखेंगे कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। ये होते हैं लॉन्ग नैरो, क्योंकि इनको सिक्रीशन करनी होती है, एब्जॉर्प्शन में पार्ट लेना होता है, तो इसलिए इनकी जो साइज है, एक्चुअली जो भी बॉडी में सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो शेप है, उनका जो साइज है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिसाइड हुआ है कि जिस तरह से फंक्शन करेंगे वैसे उनकी शेप हो जाएगी। तो यहाँ कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये, और ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, पतले से होंगे लेकिन लॉन्ग होंगे। उसके बाद नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। वैसे भी जितने भी सेल्स आते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। तो थोड़ा सा ये देखो, ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच होगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि इसे इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस को कैरी करना है पूरी बॉडी में, तो इसकी शेप ऐसी बनी हुई है। फिर होते हैं ट्रैकीड, जो हमारे पास ट्रैकीड बेसल प्लांट सेल्स में होते हैं। तो इनकी शेप ऐसे पाइप की तरह होगी, लॉन्ग होगी, इलोंगेटेड होगी, ताकि वो ज़्यादा क्या करे, वाटर को पुल कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से इनकी शेप होगी। फिर ये मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती हैं लीव्स में, और राउंड होंगे, ओवल होंगे, क्योंकि उनको स्टोरेज का काम करना पड़ता है, खाना बनाना है, ये सारा का सारा काम। तो मीजोफिल सेल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसी शेप दिखती है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से जो शेप होती है सेल की, वो डिसाइड करता है उनका फंक्शन। तो वैसे ही सेल की शेप होगी जैसा उनका फंक्शन होता है। तो आज इस वीडियो में हमने इन टॉपिक को कवर किया, जो साइज और शेप था सेल का। सेल थ्योरी पढ़ी हमने, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, सेल के बारे में जाना और सेल थ्योरी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।